नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 2 की जो एसएसटी सब्जेक्ट है जिसके 60 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको देखेंगे। ये कलाम द्वारा आयोजित मॉडल पेपर है और 20-20 क्वेश्चन के 3 भाग में हम इस पूरी क्लास को देखेंगे। और इस क्लास में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी के, और एक मिक्स रूप से रिवीजन के टाइप से और टेस्ट के टाइप से आप इसको दे सकते हो। और 20 में से आपका स्कोर कितना रहे वो लास्ट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करें हम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड किसको कहते हैं, जो बंदरगाह होता है ना उसको कहते हैं। तो किस सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक सभ्यता स्थल है जहां से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अपने उत्तर सोचते रहें और स्कोर काउंट करें और फिर आपको बताना है कि 20 में से आपका कितने सही हुए। ठीक है, तो लोथल आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल आपका गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। और गुजरात का जो लोथल है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता समय के गोदीवाड़ा या हम कह सकते हैं बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मांडा कहां पर है, मांडा आपका जम्मू में। कहां पर, जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में। तो मांडा जम्मू में। धोलावीरा भी कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, और हड़प्पा आपको पता ही है पाकिस्तान में गया वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है, इसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर आपका आता है कि कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य व पद का मतलब हो गया कि पूरा जैसे गद्य तो मतलब पूरा पैसेज के टाइप से, और पद मतलब कविता के टाइप से, छंद के रूप में या श्लोक के रूप में। तो कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सोच लेना आप अपना उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद आपका गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। और ध्यान रखना, एक आप कमेंट करके बताना कि इन वेदों का क्रम क्या होगा। वेदों का क्रम हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग में याद होना चाहिए कि कौन सा वेद कब लिखा गया। तो वेदों का चारों का क्रम आप कमेंट जरूर करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, गद्य व पद कौन सा, यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद, सामवेद में आपको पता है संगीत से संबंधित है। ये किससे, संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया। महात्मा बुद्ध है उनके शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर सोच लें। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें किसकी, ऑप्शन ए की बात करें तो कैवल्य क्या होता है। कैवल्य अष्टांग योग है बुद्ध के दिए हुए अष्टांग योग, उसमें से अंतिम योग यही है। अंतिम योग यही है, अंतिम योग अष्टांग योग दिए गए थे बुद्ध के द्वारा, उसमें से कैवल्य अंतिम योग है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति पाना। क्या होता है, मुक्ति पाना। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर आता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन आपका प्रथम उपदेश था ना बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था, उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, फिर है महाभिनिष्क्रमण। ये है जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध द्वारा हम कह सकते हैं घर छोड़ना। ठीक है, घर को छोड़कर एक सन्यासी जीवन प्रारंभ किया था, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो बात है यहाँ पर शरीर त्यागने की, तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। किसको कहते हैं, शरीर त्याग, बुद्ध ने शरीर त्यागा था, महात्मा बुद्ध ने, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। बात करें कैवल्य की, तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांग योग में से अंतिम योग है वो है आपका कैवल्य, जिसका अर्थ होता है मुक्ति पाना। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है उसको कहते हैं, और महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध का घर को छोड़ना या हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन को त्याग देना क्या है, महाभिनिष्क्रमण है। ठीक, और कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपने गलत बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि एसएसटी से मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो अगला क्वेश्चन है आपका, महाजनपद कालीन गणराज्यों से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। देखो यहाँ एक तरफ आपके दिए गए हैं, एक तरफ आपके राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ वहां से संबंधित वंश दिया गया है। तो आपको ये बताना है कौन सा असत्य है। तो देखो अलकप है, उसमें बुली वंश था, बिल्कुल। अलकप में बुली वंश था तो बिल्कुल था यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर बात करें अपन मिथिला की, मिथिला में विदेह वंश था, बिल्कुल था। बात करें रामग्राम की, तो रामग्राम में कोलीय वंश था, बिल्कुल था। पीपली वन में मल्ल नहीं था, यही उत्तर हो जाएगा आपका सुमेलित। पीपली वन था मौर्यों से संबंधित, किससे,
मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था कौन? पीपली वन। तो ये जो है आपका जो है सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो। और आप अपना स्कोर भी ध्यान रखें, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 में से कितने आपके सही हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौर्य प्रशासन में आय और व्यय का ब्यौरा रखता था? उत्तर सोच के रखे अपना। मौर्य प्रशासन में आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला कौन था? सबसे पहले हम बात करें सन्निदाता की। किसकी? सन्निदाता। सन्निदाता क्या था? मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। मतलब पूरा जो राज्य का जो खजाना होता था उसका मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, उसको कहते थे सन्निदाता। ठीक है, मुख्य कोषाध्यक्ष। ठीक है, ये होता था मुख्य कोषाध्यक्ष। ठीक है, बात करें हम प्रदेष्टा की, तो देखो जो मौर्य प्रशासन था ना, इसमें 2 प्रकार के जो है न्यायालय थे। ठीक है, मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो था धर्मस्थीय, क्या था? धर्मस्थीय न्यायालय। ठीक है, और एक था कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय। तो इनमें जो धर्मस्थीय न्यायालय था उसका जो मुख्य न्यायाधीश था ना, वो कहलाता था धर्मस्थ। क्या कहलाता था? धर्मस्थ। और कंटक शोधन का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था प्रदेष्टा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? जो है सन्निदाता किसे कहते थे? मुख्य कोषाध्यक्ष को। प्रदेष्टा किसे कहते थे? प्रदेष्टा कहते थे जो है मौर्य प्रशासन में जो है 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। जो धर्मस्थीय जो न्यायालय था उसका मुख्य न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाता था, और कंटक शोधन का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था प्रदेष्टा। ध्यान रखना। बात हो जाए मौर्य शासन काल में आय व्यय का ब्यौरा रखना। देखो मुख्य कोषाध्यक्ष अलग चीज है, आय व्यय का ब्यौरा मतलब कर लगाना, कर हटाना, ये सब रखता था कौन? समाहर्ता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं खुद मैथ का टीचर हूं, तो फिर भी आपको एसएसटी आपके कहने पर पढ़ा रहा हूं, और वैसे मेरा इंटरेस्ट भी एसएसटी और जीके में, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपने ये चीज गलत बता दी। ठीक है, तो देखना मौर्य प्रशासन में आय व्यय और करों का जो है ब्यौरा कौन रखता था? तो समाहर्ता रखता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? ठीक है, आपको पता है नवरत्न जो है अकबर के तो थे, इसके अलावा अपने जो है एक हिंदू शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके भी जो है दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, नवरत्न मतलब 9 जो है कह सकते हो आप लेखक, संगीतज्ञ और रत्नों से मिलकर जो है 9 व्यक्तियों से जो इनको नवरत्न कहते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे। उसमें कौन शामिल नहीं है पूछा है। देखो शंकु शामिल था, घट्टकर पर ये भी शामिल था, वराहमिहिर ये भी शामिल था। इसके अलावा आर्यभट्ट, देखो आर्यभट्ट शामिल नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं, आर्यभट्ट नवरत्नों में नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहता था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, लेकिन ये नवरत्नों में शामिल नहीं था। नवरत्न अलग थे, लेकिन ये उन दरबार में गणितज्ञ के रूप में मौजूद था। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि आर्यभट्ट किस जो है शासक के जो है दरबारी थे, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के ही थे, लेकिन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। एक कवि कालिदास भी इन्हीं के जो है कवि कालिदास, ये तो नवरत्नों में भी शामिल थे, और ये भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही क्या थे? दरबार में थे, और ये नवरत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता हर्षवर्धन नहीं था? ठीक है, नीचे 4 ग्रंथ दिए हुए हैं और किसका रचयिता हर्षवर्धन नहीं था यह बताना है आपको। आप अपना उत्तर सोच के रखें। सबसे पहले बात करें रत्नावली की, तो रत्नावली जो है हर्षवर्धन द्वारा ही लिखी गई थी। प्रियदर्शिका भी किसके द्वारा लिखी गई थी? रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन द्वारा। नागानंद भी किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो आपकी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी हुई पूछी थी, तो उत्तर हो जाएगा हर्षचरित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर जावा में स्थित नहीं है? तो जावा कहां पर? आपको बताइए, जावा है इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। और ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो मंदिर है वो जावा में स्थित नहीं है। अपना उत्तर सोच के रखें। और एक बात आपको बताइए कि जो है आपको जो है यहां पर सिर्फ रिवीजन के तौर पर ही नहीं लेना, कुछ अगर चीजें नहीं मिले उनको नोट भी करना है। जैसे देखो जावा में कौन कौन से स्थित है, तो बोरोबुदुर जो मंदिर है वो जावा में, ठीक है। मेनदूत मंदिर भी कहां पर है? जावा में, इंडोनेशिया में। लारो जंगरंग भी कहां पर है? आपका जो है जावा में। बचा कौन सा? बेयोन। बेयोन जो मंदिर है वो आपका इंडोनेशिया या जावा में नहीं है, ये आपका कंबोडिया में। कहां पर है?
कंबोडिया में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कंबोडिया। ठीक है, जो बयोन मंदिर है वो कहां पर है आपका जो है कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा है। निम्नलिखित में से जो है आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहले रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के समान थे। बिल्कुल, रामानंद जो थे ना वो जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो है भक्ति को लाए थे, भक्ति जो आंदोलन है उसको। तो रामानंद जो है भक्ति आंदोलन के जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक क्या कह सकते हैं सेतु का कार्य किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। संत रैदास जो है रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। तो देखो, संत रैदास जो है रामानुजाचार्य के शिष्य नहीं थे, ये थे आपके रामानंद के शिष्य। ये नाम ही जो है थोड़ा सा जो है बोलने में कठिनाई हो रही है। तो संत रैदास जो है वो किसके जो है शिष्य थे, रामानंद के, रामानुजनाचार्य के नहीं थे, रामानंद के थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असत्य पूछा है। फिर चोखा मेला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। बिल्कुल ध्यान रखना, चोखा मेला जो है महाराष्ट्र के जो है प्रसिद्ध संत थे। तो रैदास जी के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आज का 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल आपके थे, उत्तर सोच के रखें आप अपना, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, राजस्थान के एजीजी क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। तो ये ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इनका पूरा नाम है, जॉर्ज भी लिख देता हूं आगे। तो ये देखो, राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट बनता है, वैसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपना स्कोर देखें, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 में से कितना सही हो चुके हैं आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण और धार्मिक सुधारों से संबंधित है और आपको जो है सत्य कथन इसमें से बताना है। सबसे पहले, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं, और कब की, 1828 में की। बिल्कुल सही बात है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की, बिल्कुल सही बात है। फिर राजा राममोहन राय ने मिरातुल अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित किया, तो गलत है, ये क्या हो गया, गलत, उर्दू भाषा में नहीं किया। जो मिरातुल अखबार है ना, इसको जो है राजा राममोहन राय ने जो है फारसी भाषा में किया संपादित। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। तो ये एक ध्यान रखना आपको। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के काल में 1829 में सती प्रथा पर को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो देखो, बात जो है ये सही है कि विलियम बेंटिंग ने जो 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास से नहीं किया। ये जो है आपका किसके, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, फिर प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र ने की। तो जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी, किसने की थी। तो देखो, प्रार्थना सभा जो है आत्माराम पांडुरंग ने की। किसने, आत्माराम पांडुरंग। और कब की, आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अलग से। तो उत्तर जो है देखो, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो केवल एक सही है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीजें आपको जो है नोट कर लेनी है कि जो है मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने जो है 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र ने न करके आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि संपत्ति के निकास का मतलब संपत्ति को बेचना इससे या फिर संपत्ति को जो है किसी और को दे देना। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो संपत्ति का निकास है, ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिश द्वारा जो है संपत्ति को हड़पना, इससे संबंधित है। तो संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति, नाम आपके सामने, उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है वो संपत्ति के निकास का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वापस क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और कुछ क्लियर नहीं दिखे तो आप थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर ले वीडियो की।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला, 12 फरवरी 1923 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो गलत है। असहयोग आंदोलन जो वापस है वो कब लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को ही ले लिया गया था। कब लिया गया? 1922 को, 23 को नहीं लिया गया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा, बिल्कुल। डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1930, तो बिल्कुल सही बात है। फिर 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गलत है। 5 मार्च को तो हुआ, कब हुआ? 5 मार्च को तो हुआ, लेकिन 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी गलत है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा और चौथा सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पहला और तीसरा गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। और चौथी लाइन आपको याद रखनी है कि 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जो है गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है, असुमेलित है, वो बताना। इस तरफ प्राचीन सभ्यता स्थल और इस तरफ जिले दिए हुए हैं, तो बालाथल जो है आपके कहां पर है? उदयपुर में। और पता ही आपको जो है बुने हुए कपड़ों के अवशेष मिले यहाँ पर, बुने हुए कपड़ों के अवशेष, ये बात अपन पहले कर चुके, ठीक है। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी सीकर में है, बिल्कुल। सीकर में नीम का थाना जो है ब्लॉक में आता ही है, पहले जिला था लेकिन अब ब्लॉक कहेंगे इनको, क्योंकि नीम का थाना जिला नहीं रहा है। फिर है पचमता जो है आपके चित्तौड़ में नहीं आती, तो यही आपका क्या है? सुमेलित है। पचमता जो है आपका जो क्षेत्र वो आता है उदयपुर में, आड़ सभ्यता से संबंधित है ये, ठीक है। चंद्रावती नगरी जो आती है वो आपकी सिरोही में आती है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पचमता, जो कहां पर है? उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? चित्तौड़गढ़ में एक नगरी नामक सभ्यता है, ध्यान रखना, जो भी आड़ से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपना स्कोर गिनते जाइए और आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। फिर निम्नलिखित में से किस शासक को भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा जाता है? भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक किसको कहा जाता है? भूला बिसरा राजा का मतलब हो गया कि इतिहास उसको इतना महत्व नहीं देता, इतिहासकारों ने उसको एक प्रकार से भुला दिया, जबकि वो बहुत अच्छा जो है अकबर से लोहा लेने वाला राजा था। तो भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ के शासक को कहा जाता है। उत्तर आपने सोच लिया होगा, उत्तर हो जाएगा आपका रावचंद्र सेन को। इन्होंने जो है इसको क्या कहते हैं? इसको प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, इनको कहते हैं प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। मतलब ये महाराणा प्रताप से थोड़े पहले थे, लेकिन अकबर से फुल लोहा लिया था इन्होंने, फुल जो है अकबर को परेशान किया था, तो इनको जो है प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, मतलब प्रताप से पहले, प्रताप के जैसे जो है रहने वाला। तो रावचंद्र सेन जो है आपका भूला बिसरा शासक या फिर भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो थे ना, उन्होंने कौन से स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था? तो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित है ये। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया, किसके? एरिनपुरा, ठीक है। और जोधपुर के जो है शासक है, सॉरी, जोधपुर की जो सेना है उनके साथ युद्ध किया था इन्होंने 2 स्थान पर 1857 में। पहले एक तो था बिथोड़ा का युद्ध और एक था चेलावास का युद्ध। कौन सा? बिथोड़ा व चेलावास का युद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो बिथोड़ा, ये रहा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर चेलावास होता तो वो भी सही उत्तर है, माना जाता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीकर में संपन्न जाट प्रजापति महायज्ञ जो 1934 में हुआ था, के समय सीकर का शासक कौन था? जाट प्रजापति महायज्ञ, ध्यान रखना, जाट जो किसान आंदोलन के समय ये हुआ था, उस समय जो है कौन थे सीकर के शासक? तो कल्याण सिंह थे, ध्यान रखना। कौन? कल्याण सिंह। सीकर में सबसे ज्यादा जो है कल्याण सिंह का ही नाम आता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सीकर में कॉलेज है उनका नाम भी जो है कल्याण सिंह के नाम पर है। सबसे जो है कह सकते हैं जो राजा जिनका जो है बहुत मान सम्मान और नाम था वो थे कल्याण सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय संयुक्त वृहद राजस्थान अस्तित्व में कब आया? तो इनको थोड़ा सा वापस आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। जो पहला चरण है जिसको मत्स्य संघ कहते हैं, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। और इसकी 2 डेट मिलती है, 17 और 18 मार्च, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखी आ सकती है। 1948, ठीक है। सेकंड जो चरण था जिसको कहते हैं आप पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ भी कहते हैं या पूर्वी राजस्थान कहते हैं, और ये जो है आपका इससे जो है 7 दिन बाद में, यानी कि 25 मार्च 1948 को, ठीक है। फिर तीसरा चरण जो आया था जिसको आप कहते हैं संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान जो है आपका 1 महीने बाद में, लगभग मान के चलो आप 18 अप्रैल 1948, ठीक है।
फिर आया आपका चौथा चरण। चौथा चरण जो है आपका जिसको कहते हैं वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, जो आपका आया 30 मार्च 1949 में, और इसी के कारण हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च 1949 के कारण ही। ठीक है, पांचवा चरण यहां लिख देता हूं, पांचवा चरण जिसको कहते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान, ये रहा नाम। और ये जो है आपका कब आया, तो ये आपका जो है अस्तित्व में कब आया, तो ये आया 15 मई 1949 को, 15 मई 1949। तो अब आपके सामने उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका सिर्फ राजस्थान नाम से छठा जो चरण हुआ था, जो है सिर्फ राजस्थान नाम से हुआ था, और यह हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। और फिर सातवां चरण जो इसको आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान कह सकते हो आप, आधुनिक राजस्थान, और यह हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका, सोच ले रहे हो, 84 खंभों की छतरी है आपकी बूंदी में। मुसीरानी की छतरी, मुसीरानी की छतरी कहां पर है, तो मुसीरानी की छतरी है आपकी अलवर में। ठीक है, तो बूंदी में कौन सी है, 84 खंभों की छतरी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि जो है आपके कितने सही हुए। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जो ढोल नृत्य आपका ऑप्शन आपके सामने है, ढोल नृत्य होता है जालोर में, और किस शैली में किया जाता है, ये थांकना शैली में। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में दिसंबर में हुए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन की थांकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ढोल नृत्य किया जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करें, और क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।